हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। बात करेंगे हम साइंस की। मैं दोबारा सेम वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी यही थी। मुझे थोड़ी सी माइनर मिस्टेक की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। बट मैं फिर से रीशूट करके मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ और पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, थंबनेल देख ही चुके होगे। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर, पूरे 16 चैप्टर से हमने लिया है। प्लस ये 3 सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, 3 से 4 सैम्पल पेपर हमने इकट्ठा किया है और हर जगह से वो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन उठा के हमने दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली बात यार, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले सेटिस्फाई हो जाओ हर जगह से, तब कमेंट किया करो यार। लेकिन आप लोग क्या होते हो कि अपने पर्सनल व्यू मुझ पर थोपना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। आप सेटिस्फाई हो जाओ, हर तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ, तब आप मुझसे कमेंट करके पूछो कि हाँ सर आपने ये बताया है, होना ये चाहिए, तब तो वो ऑथेंटिक वे होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे यार, क्योंकि देखो हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए भी की थी, हिंदी के लिए भी की थी, आगे भी करते रहेंगे, बट साथ चाहिए आप लोगों का हमेशा के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर 2। इसमें कहा जा रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, उसको जलाने से पहले रब किया जाता है, साफ किया जाता है बालू कागज से। बताओ क्यों? तो इसका आंसर ये होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उस पर एक परत पड़ी रहती है और वो परत रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आ गया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तब बनता है हमारा एम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा टिक करेक्ट होगा, इसको टिक करो। इसी के लेयर को रिमूव करने के लिए हम बालू कागज से रगड़ते हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है जिसके चलते हुए ग्लूकोज को कंबस्ट होना पड़ता है, मतलब टूटना पड़ता, सॉरी कंबस्ट होना पड़ता है बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मिलकर, कहां पर मिलकर? सेल्स ऑफ द बॉडी। और क्या देते हैं ये लोग मिलकर? ये लोग देते हैं एनर्जी। इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसको कौन सा रेस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं? याद रखो, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा वो होता है जिसके जिसके जिस प्रोसेस में हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की प्राप्ति हो, एनर्जी रिलीज हो। तो बस यहां पर ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है ना, तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? ये कौन सा रिस्पायरेशन प्रोसेस है? ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रहेगा ना? हाँ, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना हमें किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन है: कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक बात याद रखो यार कि मास क्या होता है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ मास एक स्टेटमेंट है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हमारा मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका सीधा ये है कि जो हमारे मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, जो रिएक्टेंट्स के मास होते हैं वही प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं? दोनों तरफ मास सेम सेम। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारा टिक द करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो फोर्थ क्वेश्चन। ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट। कौन से मेथड को छोड़कर, कौन से मेथड को छोड़कर बाकी सारे मेथड यहाँ पर लिखे गए हैं जो खाना को कैसे हम मतलब कि खराब होने से बचाएं। वो कौन सा मेथड है जो कि खाना को खराब करता है? बस वही मेथड हमें ढूंढना है। चलो, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। क्या ऐसे डिब्बे में जिसमें हवा ना जाती हो, अगर उसमें खाना रखें तो क्या खाना खराब होगा? नहीं, तो इसको तो टिक करना ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्या हम अगर फ्रिज में खाना रखें तो खाना खराब होता है? क्या खाना रैंसिड होता है? नहीं ना, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। तीसरा, अगर हम खाना किसी साफ सुथरे बर्तन में बहुत समय के लिए रख दें तो क्या खाना खराब होगा? हाँ, खराब होगा।
क्योंकि बेटा कितना भी साफ सुथरा बर्तन हो, अगर टाइम बीतेगा तो वो क्या होती है, उसमें हीट जो क्या बोलते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट से हीट होती है वो कंज्यूम होती है उस कंटेनर में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारा खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है और चौथा वाला भी ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑलवेज टचिंग द फूड विथ अ क्लीन हैंड्स, अगर हम साफ हाथों से भी फूड को बार बार टच करें तो इससे भी खाना खराब हो जाता है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन सही है, मतलब कि डी हमारा करेक्ट है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 की बात करेंगे हम, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे का जंग लगना। अब लोहे का जंग लगने की बात हो रहा है तो आगे देखो पढ़ लो कि लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। वो केमिकल रिएक्शन किन दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, मतलब किन दो रिएक्शन से मिलकर वो केमिकल रिएक्शन बना है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जो कि वाटर, मतलब वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन से मिलकर रस्टिंग होती है, ठीक है। तो हमारा ये बताना है हमें कि वो कौन से दो रिएक्शंस हैं जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो देख लो ऑक्सीडेशन कहाँ है, बी वाले में है। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पर दो अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलकर एक सेम प्रोडक्ट बनाएं तो वहां पर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं कहूं x प्लस वाई, इसका प्रोडक्ट एक्स वाई हो जाए तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर वाटर वेपर और ऑक्सीजन का क्या है, कॉम्बिनेशन, और रिजल्ट हमारा क्या देगा, दोनों मिलाकर एक। समझ गए। तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, याद करते चलो। मे बी आपको 4 मार्च को इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। चलो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 19, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन ए प्लस इज। पूछा है कि अगर किसी भी एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का नाम है एलिमेंट ए, अगर उसमें प्रोटॉन्स 19 है, ठीक है, तो उसका जो आयन है, ये देखो नीचे लिखा है आयन ए प्लस, ये बगल वाला सोल्यूशन है, इसको मत देखो, ये जो बोल्ड में दिख रहा है आपको कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन ए प्लस इज। अगर किसी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 19 है तो उसके आयन पर ए प्लस जिसका चार्ज है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एक जो आइसोलेटेड मीडियम होता है, एटम होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर लगभग सेम होते हैं, मतलब लगभग क्या, और पूरे सेम ही होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप देख रहे हो क्वेश्चन में कितने हैं, 19 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे कि नहीं, यस। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया कि 19 है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोल रहा है कि ए प्लस जो आयन है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा प्लस चार्ज तभी लगती है जब इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, मतलब लूज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 19 में से एक गया, कितना बच गया, 18 ना। तो कैलकुलेशन करो और 18 पर टिक करो। चलो आगे चलते हैं हम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट किसका ओर है, ओर मतलब आप पता है इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिससे कोई मेटल साफ करके निकाला जाता है। तो बॉक्साइट किसके ओर को कहते हैं हम, तो एल्युमिनियम के ओर को हम बॉक्साइट कहते हैं। याद रखना ये आपका गलत है, ये यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये 8th क्वेश्चन का है, याद रहे। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो LIKNABACA ये सब दिया है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और लास्ट में उसे लिखना है जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमने बता दिया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन। पहले मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर है, आप इसे देख लो कि लिथियम, KNA, इसको किसी ट्रिक से आप याद कर लो। जैसे हमने क्या कहा, लिखना, लिखना LIKNA, मतलब नंबर 1 Li सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है K, उससे कम रिएक्टिव है ना, लिखना। फिर हमने बना दिया बाकामजी, बाकामजी BACAMG, मतलब BACA से ज़्यादा रिएक्टिव है,
और फिर सी ज़्यादा रिएक्टिव है Mg से। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप इसे पढ़ लेना, याद कर लेना किसी भी तरीके से। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आप इसको मिलाओगे तो देख लो Mg पहले आया है कि नहीं, है ना, फिर अल्मुनियम आया है, फिर जिंक, उसके बाद फिर आया है हमारा Fe। चलो 9th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इस धरती पर सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाता है। तो एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में है। चलो 10वां पूछ रहा है कि कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो सेल्फ खाना बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए हमारे, वो खुद खाना बनाते हैं, इसी को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में खाना बनाते हैं तो हमें चावल, रोटियां, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, ये तो रॉ मटेरियल्स नहीं हुए। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है जिससे बने कोई चीज़, जैसे गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, चावल की ज़रूरत पड़ती है ना। वैसे ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। तो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में ये तो पढ़ा होगा ना कि ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। यस, यही करना है। हमारा 10th क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी, मतलब ये 4 ऑप्शंस में से कौन कौन सी चीज़ें रॉ मटेरियल होती हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाँ होती है, पहला तो सही है। क्लोरोफिल चाहिए, हाँ चाहिए। नाइट्रोजन नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आप फिगर देखो, कहीं नाइट्रोजन लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं। सनलाइट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, नीचे से H2O भी मिल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का जिक्र कहीं नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं होगा, ये दिमाग में रख लेना कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन का यूज़ नहीं होता। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से हैं, हाँ तो 3 है ना, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तीसरा वाला छोड़ के। चलो 11th की बात करेंगे कि समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। हमें कभी कभी क्या होती है कि एक दर्द भरी क्रैम्प, खिंचाव की महसूस होती है अपने पैर पर, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं तब। उस समय क्या इकट्ठा हो जाता है हमारे मांसपेशियों में। तो हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड। क्यों होगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि लैक्टिक एसिड हमारे एग्जॉशन के लिए होता है। अगर हम थका हुआ या हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे 12 की कि विच एमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। चलो अब मैं आपको बता दूं, खून साफ करने का 2 तरीका। एक तो हमारी नेचुरल किडनी होती है, ठीक है, जो कि खून को साफ करती है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई है, इस केस में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वाले डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस मतलब क्या होता है, ये देखो लिखा गया है कि हेमोडायलिसिस, ऑल्सो स्पेल्ड हेमोडायलिसिस, या सिंपली हम इसे डायलिसिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे प्योरीफाई किया जाता है खून को एक इंसान के जिसकी किडनियां काम नहीं कर रही होती हैं नॉर्मल तौर पर। समझ गए। तो डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिससे खून को साफ किया जाता है। तो यही पूछा है कौन से प्रोसेस से खून को साफ किया जाता है, लिख देना डायलिसिस। चलो 13th क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोआगुलेशन इन अ कट और अ वुंड। मतलब कि कोआगुलेशन मतलब होता है इकट्ठा। अगर खून को कहीं अगर हमारे स्किन पर चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो आप देखते हो खून कुछ ही देर तक हमारे बॉडी से निकलता है। उसके बाद क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है तो एक लेयर, एक सॉलिड लेयर हमारे चोट पर बन जाती है, ठीक है। उसी को पूछ रहा है कि वहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है। तो हम जानते हैं प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाता है बेटा। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं तो आपकी चोट जल्दी क्या बोलते हैं, भरेंगे नहीं, हील नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स इसका आंसर होगा। चलो चौथा क्वेश्चन, सॉरी 14th क्वेश्चन चलते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक आदमी है जो कि दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा है। याद रहे, एक आदमी है जो दूर की चीज़ें, बहुत दूर या दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, पास की चीज़ें देख रहा है। पूछा जा रहा है कि उसको कौन सी बीमारी है।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने आई चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर हम पास की चीज़ें देख लें और दूर की चीज़ें ना देख पाएं, इसे हम मायोपिया कहते हैं। और ऊपर मैंने हाइपरमेट्रोपिया को भी अंडरलाइन किया है। हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जिसे हम दूर को तो देख लें लेकिन नज़दीक ना देख पाएं। आप इसे याद कैसे करोगे? देखो, हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है कि नहीं है? जो स्पेलिंग बड़ी है मतलब हमें दूर तक दिखाई देता है, पास वाली प्रॉब्लम है। लेकिन जो स्पेलिंग छोटी है मतलब पास में तो दिखाई देता है, दूर वाली प्रॉब्लम है। समझ गए होगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट, एक आदमी है जो कि अपने ओडोमीटर, अपने कार के ओडोमीटर को पढ़ने में परेशानी हो रही है उसे। ओडोमीटर मतलब जो स्पीडोमीटर होती है, हम जब बाइक भगाते हैं दिखाता ना 40 50 60 10 100 150 पार कर गए हो आप, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो ओडोमीटर को नहीं देख पा रहा है, लेकिन जो सड़क पर दूर से दूर लगे हुए जो हमारे सड़कों पे जो निशान होते हैं कि आगे स्कूल है, आगे ये है वो है, उसको साफ साफ देख ले रहा है। तो इसको, इसके लिए कौन सा कथन सही है? नीचे देखो। अब पहले हमें यह पता करना है कि यहाँ पे इसको बीमारी कौन सी है। पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, दूर की चीजें दिख रही हैं। मैंने कहा था ना स्पेलिंग बड़ी है हाइपरमेट्रोपिया की, तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया से ये ग्रसित है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। क्या इसकी नज़दीकी बिंदु इसकी आँखों की ख़राब हो गई है, रिसीडेड हो गई है, या इसके नज़दीकी बिंदु इसके आँखों की नज़दीकी बिंदु पास आ गई है इसके, तो इसके पास कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसकी हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जहाँ पर नियर पॉइंट मतलब कि नज़दीक देखने वाली चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारा ए वाला इसका टिक द करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कहीं पर भी स्किप किया है ना, तो जाके देख लो, क्योंकि ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं जो इस ईयर के सैम्पल पेपर हैं, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगी ही। ठीक है, अब चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड नाइट, सो जाना यार। चलिए, जय हिंद।